देश में महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद में तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर किसान आरक्षण को लेकर मांग उठनी शुरू हो गई है। किसान संगठन इस मांग को जोरदार तरीके से लगातार उठाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर किसानों की हकों की आवाज़ को बुलंद करने वाले भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चेची हमारे साथ मौजूद हैं। आइए तमाम सवालों को लेकर चर्चा करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप विजन लाइव न्यूज़ चैनल में रूबरू हुए। पहला सवाल ये है कि अन्य जो तमाम सुविधा की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा, वहीं एक प्रमुख मांग अभी उठनी शुरू हुई है, किसानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या इसमें आपकी राय है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। जो आपने सवाल करा है कि भाई महिला आरक्षण बिल, ये भाजपा सरकार ये किसी की सगी नहीं है। अगर इनको महिला आरक्षण बिल अगर इन्होंने पास करना था तो पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब ये जो इन्होंने एक सूखा छोड़ा है कि भी 5 राज्यों में इस टाइम पे चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आचार संहिता लग गई है और 2024 में केंद्र में सरकार हैं, यानी सांसदी के, तो इन्होंने जो है उसको वोट बटोरने के लिए ये एक फार्मूला तैयार किया कि भाई 2029 में इसको लागू कर देंगे। तो इनका बीजेपी का तो कोई भरोसा है ही नहीं। अब आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है कि भाई किसान आरक्षण बिल लागू करने की मांग उठ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहा गया है और देश की आर्थिक व्यवस्था को लगभग 70% किसान और किसान के बेटे अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। उसके बावजूद लगभग 60% किसानों के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो किसान लगभग जो है, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आज देश हमारे आज़ाद हुए 70 साल के करीब लगभग हो गए हैं, तो आज भी हमारा देश किसान जो है हमारे देश में बेचारा ही बनकर के रह गया है। तो इसलिए किसानों की जो मांग है, जो बुद्धिजीवी किसान हैं, मैं अगर वीएम सिंह जी की मैं बात करूंगा, सबसे पहले उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था क्योंकि वो पेशे से वकील भी हैं और मैं समझता हूं वो किसानों के एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसमें मैंने इस चीज़ का अच्छे तरीक़ा से समर्थन किया है क्योंकि मैंने गहराई से इस मामले को समझा है कि क्यों नहीं किसान आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। क्योंकि सभी देश के अंदर हर समुदाय के, चाहे कोई भी बिरादरी से है, सभी खेती करते हैं, सभी किसान हैं और लगभग 80% किसान बताए जाते हैं देश में। तो इस वजह से यह फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, इसको लागू कर देना चाहिए। किसानों को तमाम सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं, सब्सिडी भी दी जा रही है, तो जो आप किसान आरक्षण की बात कर रहे हैं, इससे क्या बड़ा फायदा होने वाला किसान? देखिए, अगर सारी सुविधा दी जाती होती, मैंने अभी जिक्र किया है, किसान तो बेचारा ही बन करके रह गया। मैं पीछे चला जाता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर शायद एक सुई भी नहीं पैदा हुई थी। सारी चीज़ें बाहर से आती थी और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया और कई देशों से सड़ा हुआ गेहूँ जो रिजेक्ट हो जाता था, अनाज के नाम से जितनी भी वो वैरायटी हैं, तो वो रिजेक्ट हुई यहाँ आयात की जाती थी। तो उसमें हमारे पूर्वजों ने, बुद्धिजीवियों ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का, और उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया। आज हमारा भारत देश वर्ल्ड में कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो देश की तरक्की किसानों से है, न कि इन लोकप्रिय नेताओं से जो ये बड़े बड़े कुर्ता पहन करके ये झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। इन बेशरम नेताओं को ये नहीं लगता कि वोट के नाम पे ये किसान बन जाते हैं और जब किसानों की जायज़ मांगे होती हैं तो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नैने किन किन नामों से इनको जो है पुकार करके अपमानित किया जाता है, और वैसे ये किसान के बेटे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये अब आता है कि क्योंकि आप इस सवाल को मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि जो 3 कृषि बिल लेकर के आई थी, वो बिल नहीं थे, वो अध्यादेश था। और अध्यादेश जब लाया जाता है जब देश किसी भयंकर स्थिति में गुजर रहा हो, यानी कि हमारी बाहरी कोई ताकत जो है हमारे देश पर कोई हमला करने वाली हो, या देश में बहुत बड़ी परिस्थिति ऐसी होवे
कि भाई इससे तो हमारे देश को खतरा ही खतरा है, देश के अंदर भी और बाहर भी। जबकि उस टाइम पे कोरोना काल था, और कोरोना काल में अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये केंद्र की सरकार और उस बिल को लेकर के और किसानों के ऊपर थोप दिया। वह जो बिल है वो बिल इतना खतरनाक था, अगर लागू हो जाता था न नोटबंदी से भी ज़्यादा खतरनाक बिल था वह। तो सवाल ये नहीं है कि भाई क्या क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। अभी मैं बात करूं, अब गेहूं की बिजाई चल रही है लगातार, मैंने अभी अपनी गेहूं को बो चुका हूं। तो जब मैं गोदामा पे गया तो गोदामा पे डाई नहीं है, गोदामा पे बीज नहीं है, लेकिन प्राइवेट दुकानों पे जब गया तो आपको आश्चर्य होगा कि इस भ्रष्टाचारी सरकार में 30 रुपये किलो से लेकर के गेहूं का बीज 75 रुपये किलो तक है। तो भाई कौन सी उसमें जो है वो गेहूं जो 75 रुपये किलो बिक रहा है, क्या वो 20 मना कट जाएगा बीघे में? या उसमें जब वो तैयार होगा तो उसमें से 4 बाल निकलेंगी का एक ही पेड़ में से? तो ये सब लूट खसोट वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए जो बुद्धिजीवी किसानों ने, यानी कि फिर मैं वीएम सिंह जी का जिक्र करूँगा, जो उन्होंने शुरुआत इसकी की है कि भाई कृषि किसान आरक्षण बिल अगर लागू हो जाता है तो उसमें हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, यानी कि अधिकारी हो, नेता हो, किसी भी धंधे में हो, सब में वो किसानों की जब उपस्थिति होगी तो किसान ही दूसरे के दर्द को समझता है और वही इस सच्चाई को समझता है कि आखिर हक किसका मिलना चाहिए। जब बाजार के अंदर एक माचिस भी प्रिंट लग करके आती है तो क्यों ना सभी किसानों की फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना दिया जाए। यानी किसान आरक्षण मिल जाने से आपको क्या लगता है कि जो किसान का विकास है वो तेजी से होगा, किसानों को हक है वो उसके तेजी से मिल पाएंगे? देखिए, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि जो किसान बेचारा बन करके रह गया, दर्दनों की ठोकर खाता, अब किसान खेती करे, अपने परिवार को पाले, कि देश की अर्थव्यवस्था को संभाले, कि सड़कों पर बैठ करके लाठी खाएं, मुकदमे दर्ज हों उन पे, वो क्या करे? ठंड में, बरसात में, गर्मी के सीजन में, हर मौसम में किसान जहां देखो देश के कोने कोने में अपनी जायज़ मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसान का आरक्षण जो बिल लागू हो जाएगा तो उसमें किसान के बेटे होंगे हर सेक्टर में, तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनके अधिकार के लिए वो एक जायज़ निर्णय लेगा, चाहे वो सरकार ले या अधिकारी ले। क्योंकि लगेगा कि भाई अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो किसान नाराज़ हो जाएंगे और हमको अगली बार वोट नहीं देंगे, या ये है कि इकट्ठे होकर के हमारा विरोध आंदोलन करेंगे, हमारे हो सकता है कि वोट के टाइम पे जूतियों की माला डालें। दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई अगर देश में किसान आरक्षण लागू होने से, तो आज जो हम चेची लगाते हैं, भाटी लगाते हैं, नागर लगाते हैं, कोई खान लगाता है, कोई अली लगाता है, ये सब अलग हटा करके सब किसान लिखने लगेंगे अपने नाम पर। तो इसमें जाति धर्म विशेष की जो द्वेष भावना फैल रही है वो एक अलग हट जाएगी, और अन्नदाता को तो यानी किसान को तो औलिया पैगंबर देवी देवता महापुरुषों ने भी भगवान का स्वरूप बताया गया है। तो इसे ये बताइए, किसान आरक्षण बिल को लेके, जो कानून को लेकर मांग जो किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने शुरू कर दी है, तो और जो दूसरे तमाम किसान संगठन हैं और खासकर जो आपका ये किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन बलराज, क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार से? देखिए, ये दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, किसानों का पंचायत हुई थी 6 नवंबर को, उसमें मैं भी इनवाइट था, लेकिन हमारा यहाँ धरना था एसडीएम के खिलाफ दादरी में, एक किसान का मैटर था, उसमें मैं नहीं पहुँच पाया। तो ये 6 नवंबर को शुरुआत हुई है, और वीएम सिंह जी यानी जैसे टिकैत साहब का 28-29 संगठनों का एक समूह है, इसी वजह से सरदार वीएम सिंह जी के साथ में लगभग 280 संगठनों का एक समूह है जो पूरे देश के कोने कोने में है। तो इसी महीने ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत अब हो चुकी है, और इसका जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा, और बाकी जो संगठन है, जो और दूसरे गुट हैं, उन तक ये बात जो है पहुंचनी शुरू गई है, अंदर खाने ये चर्चाएं होने लगी हैं। हो सकता है कि ये 2024 का चुनाव है उससे पहले बहुत बड़ा ये आंदोलन शुरू हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनके लिए गले की फांस बनेगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप ये कह रहे हैं कि गेहूं की बुआई या जो दूसरी फसल है उनकी बुआई का समय चल रहा है, और इस समय जो आप कह रहे हैं कि खाद है, बीज है या डीएपी है,
वो गोदामों पे है ही नहीं। तो इसके लिए आप सरकार को किस तरह से, आपका संगठन है, किस तरह से जगाने का एक पूरी रणनीति बनाई है? क्या आंदोलन, धरना प्रदर्शन, क्या कुछ किया जाए? देखिए, इसमें आंदोलन तो हमारे बराबर होते रहते हैं और इन मांगों को हम उठाते भी रहते हैं। सवाल ये है कि ये अंधी और गूंगी बहरी सरकारें जो सत्ता में बैठी हुई सुनने वाले नहीं हैं। अब मैं अंधभक्तों के बारे में तो कहूँगा ही क्या कि 2013 की अगर मैं बात करूं तो उस समय पे डाई जो डीएपी थी, यानी डाई थी, अब डीएपी आ रही है और एनपीके आ रही है, यानी वो क्वालिटी कमज़ोर होती चली गई हैं। डाई की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे लगभग 650 रुपये की डाई आती थी। और जो गेहूं का बीज है, अगर मैं गेहूं के बीज की बात करूं तो तकरीबन यही 12-13 रुपये किलो। हालांकि गेहूं का रेट भी कम था, लेकिन आज की डेट में अभी जो है 150 रुपये क्विंटल पे बढ़ाया गया है। और इससे पहले जो था वो था 21 रुपये 15 पैसे, यानी 23 रुपये के किलो के आसपास में हम गेहूं को मान करके चलें। जबकि बाजार के अंदर ही लगा करके 40 रुपये किलो से लेकर के और 70 रुपये किलो तक आटा बेचा जा रहा है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गोदामों पे बीज नहीं है, डाई नहीं है और दुकानों पे भरपूर मात्रा में हैं, तो वे जो है 1600, 1700 यानी 1800 तक डीएपी का बैग बेचा जा रहा दुकानों पे और 30 रुपये से लेकर के और 75 रुपये तक गेहूं का बीज बेचा जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से चल रहा है, किसान इससे त्रस्त है। इसी वजह से यह शुरुआत किसान संगठनों ने की है कि भाई किसान आरक्षण बिल अगर लागू होगा तो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में किसानों की भागीदारी होगी। जब भागीदारी होगी तो ये भ्रष्टाचार को रोकने में कहीं ना कहीं पूरी सफलता मिलेगी और किसानों का लाभ होगा। जब किसानों का लाभ होगा तो देश उन्नति की तरफ जाएगा और किसान खुशहाल होगा, क्योंकि लगभग देश के अंदर इस समय पे 11,000 के करीब अन्नदाता यानी किसान अपनी भयंकर स्थिति में, चाहे उसके माल की कीमत नहीं मिलती हो, उसको फसल बर्बादी का मुआवजा नहीं मिलता हो, आवारा पशुओं से किसान परेशान है। आवारा पशु बना करके पशुओं को, जो जिनका चोली दामन का साथ था, उनको एक दूसरे का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया है और किसान खेती पर निर्भर है। उस किसान को जब उसकी आजीविका नहीं चल पाती, बच्चों की पढ़ाई है, हारी हैं, बीमारियां हैं, शादी हैं, ब्याह हैं, खुशी हैं, किसी तरीक़ा की भी परिस्थिति में वो अपने पूर्ति नहीं कर पाता और वो आत्महत्या की तरफ चला जाता है। अगर किसानों की भागीदारी लगा करके ब्लॉक से तहसील में, ज़िले में, प्रदेश में, केंद्र में, सब जगह जब उनकी उपस्थिति होगी तो किसान खुशहाल होगा और उसका हक अधिकार मिलेगा। 3 कृषि अध्यादेश वापस होने के बाद में किसान संगठनों ने यह ऐलान किया था कि एमएसपी कानून को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अब लंबा समय हो गया तो सरकार ने एमएसपी कानून की दिशा में तो कोई काम नहीं किया है। अब क्या रणनीति है? जो किसान संगठन है वो कहाँ इस बात को अपने को पाते हैं और क्या इसमें आगे जो कार्रवाई, रणनीति बनाई जा रही है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि एक पुरानी कहावत है कि जो हम सरप की पूँछ पर लाठी मारेंगे तो सरप जो है पलट के डंक मारेगा, और जब हम उसके फन पर मारेंगे ना तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो ये जो सरकार केंद्र में बैठी है, हालांकि सरकारों ने तो सभी ने किसानों का खून ही चूसा है, लेकिन ये तो जो केंद्र में बैठी हुई यानी फेंकू जी की सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है फेंकते ही फेंकते हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। 24 घंटा फेंकते रहते हैं और उसके साथ में गोदी मीडिया। आप अगर गोदी मीडिया में हैं या उस कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको बुरा लगेगा, और आप अगर अच्छे पत्रकार हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। कि इन्होंने वादा किया था कि भाई मोदी जी ने मेरठ क्षेत्र में कि भाई हम 14 दिनों में गन्ने का पेमेंट कर देंगे, और अगर 14 दिनों में गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ तो उसका ब्याज मिलेगा। 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो इनके जो ये वादे हैं, और ये आपका कहना है कि जो सरकार है भाजपा की, नरेंद्र मोदी सरकार, वो लगातार किसानों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है।
देखिए, भाजपा तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा क्या, ये सभी सरकारें ऐसी होती हैं, लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान आरक्षण बिल अगर लागू हो जाता है तो उस किसान की हर क्षेत्र में उपस्थिति होगी और इन पे लगाम कसी जा सकती है, क्योंकि जब किसान ही किसान चारों तरफ दिखाई देंगे तो उसका हक अधिकार मिलेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा तो जो दुखी है किसान इस बीजेपी सरकार में है। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि आपने अभी किसानों के बारे में बात करी कि भाई जो कृषि बिल आया था इसके खिलाफ जो है दोबारा से आंदोलन होगा। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अब 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस टाइम पे बीजेपी की हालत ख़राब है। वहाँ से रिजल्ट क्या आता है, एक मुख्य मुद्दा ये है। और एक जो है तैयारी किसानों ने ये कर रखी है कि सरप के फन पे ही लाठी मारनी है या उसको फ्रंट से रोकना है, उसकी पूँछ में नहीं मारना। तो जब चुनाव का दौर आएगा तो सारे किसानों की जितने भी लगभग देश के अंदर 750 के करीब किसान संगठन हैं जो लाइट में हैं, जिनकी उपस्थिति होती है, उनकी सबकी रणनीति है। रास्ते सबके अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। और मैंने अभी जिक्र किया सरदार वीएम सिंह जी का, उनके जो समूह बना हुआ है, यानी किसान एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा करके, तो उसमें लगभग 280 के करीब संगठन है। ये तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है और ये देश के हर कोने कोने में जाएंगे, क्योंकि 2024 में जो भी सरकार आएगी। यहाँ एक सवाल ये है, जो आखिरी सवाल है, कि किसानों के साथ लगातार सरकार ने, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने वायदा खिलाफी की है। तो जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वर्ष 2024 का, क्या मानते हैं और इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ कहूँगा कि एक तो ये है कि फिर मैं 13 महीने वाले आंदोलन पर चला जाता हूँ। उसमें लगभग 750 के करीब किसान शहीद हुए थे। उसमें आज तक उन किसानों के परिवारों को कोई इंसाफ नहीं मिला। उसी दौरान जो है इन सरकारों ने लगभग 23,000 किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। वो 30 जो है अभी तक किसानों के दिमाग में हैं। चाहे वो रेसलर बेटियों की बात करें जो दिल्ली में बैठी थी, उनके साथ में क्या हुआ, चाहे ब्रजभूषण की बात करें, और उसके साथ में आप जो टैनी के बेटे ने उस पर किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, 4-5 किसान उसमें शहीद हो गए थे, मीडिया कर्मी भी उसमें थे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो आज भूल नहीं रहे, क्योंकि ये झूठ गुमराह नफ़रत वाली नीति हमेशा नहीं चलती है। अब कहने के लिए चाहे कोई कुछ भी कह सके, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर विपक्ष अपनी आँख और नाक खोल लेवे तो 100% जो है बीजेपी 2024 में केंद्र में नहीं आएगी। जनता वहाँ की जो है, पूरे भारत की जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे लिए तो वो बुरे दिन ठीक ही थे जो 2013 से पहले थे। क्या लग रहा है फिर विपक्ष है वो बिल्कुल भांग की गोली खा के सो रहा है, क्या काम नहीं कर रहा? आपकी बात में दम है। विपक्ष तो भांग की गोली खा के सोया हुआ है, बस ट्वीट कर देते हैं और कॉन्फ्रेंस बुला करके और वो बीजेपी पर कटाक्ष कर देते हैं। लेकिन बीजेपी की मैं इस बात की सराहना करता हूँ, बीजेपी सत्ता में होने के अनुसार हर गली मोहल्ले के अंदर अपने पदाधिकारी खड़े कर रखे हैं उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, क्योंकि उनका लगभग 6 महीने पहले से ही उन्होंने जो है 2024 को जीतने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन विपक्ष का काम तो यही है कि महीने में 2 महीने में कोई एक सभा कर देते हैं या एक कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, और धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धरातल पे कुछ नहीं है। पूरे प्रवक्ता छोड़ रखे हैं उन्होंने, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी 24 घंटे टीवी पर जा कर के बकर बकर करते रहते हैं। जो आदमी परेशान है, दुखी है, मजदूर है, किसान हैं, महिलाएं हैं, पशु हैं, यानी विपक्ष लाचार है, कमज़ोर है। यही कारण थे एक बार फिर 2024 में फिर भाजपा की सरकार आ सकती है। नहीं, विपक्ष ना लाचार है ना कमज़ोर है, विपक्ष अहंकार में है
कि वो कहता है कि मेरी मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए। जब तक हम वोटर के दरवाजे पर तक नहीं जाएंगे, जब तक हम हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म का पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, बीजेपी को ऐसे नहीं हराया जा सकता। अब सवाल करें कि भी मुझे सीधे तौर पे इसका जो जिम्मेवार है विपक्षी है। बिल्कुल इसका विपक्ष है, लेकिन मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए मैं एक चीज़ इसमें और स्पष्ट कर देता हूं कि बिगर कांग्रेस पार्टी के साथ में जो गठबंधन ये 28 पार्टियों का हुआ है, अगर ये तालमेल सही बैठा करके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हराना आसान है। बशर्ते राहुल या प्रियंका अगर ये क्षेत्र में घूमते रहें, प्रदेशों में घूमते रहें, तो इससे भी कुछ नहीं। क्योंकि मैं अगर यूपी की बात करूं और दूसरे राज्यों को छोड़ करके, यूपी में तो कांग्रेस का मामला ही बिल्कुल डब्बा गोल है। लेकिन मैं ये भी आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि देखिए मेरे लेके सरकार या हमारा संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी की जो विचारधारा है, मेरी विचारधारा भी वही है। सरकार किसी की भी आए, जो किसानों के भले में काम करेगी, जो उनकी जायज़ मांगों को करेगी, हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है सरकार बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, किसी की आए। लेकिन मैं इसमें ये स्पष्ट जरूर कर देता हूं कि जब तक कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म का एक पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे, जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको नहीं उठाएंगे, उनको हल नहीं कराएंगे। सरकारें नहीं करती, सरकारें बड़े मुद्दे को हल करती है, लेकिन छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं उनको अधिकारी करते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि चाहे समाजवादी हो या बसपा हो या कोई कांग्रेस हो, ये क्या करते हैं, कोई मदद के लिए इनके पास में जाता है, जो यहाँ बड़े बड़े जो लीडर बनते हैं सफ़ेद कुर्तान ने पहन करके, और जो है बड्डी गाड़ी में घूमते हैं, फॉर्चूनर वगैरह में, इनमें, और उनके पास कोई मदद को जाता है तो ये अगले का नंबर दे देते हैं कि भाई फलाने आदमी से बात कर लेना और मैं उससे कह दूंगा। वो उसके पास गया बेचारा, आज के वजह से उसने कहा कि भाई मैं तो बिजी हूँ और तुम एक काम करो, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, उनका नंबर ले लो, उनसे बात कर लो, मैं फ़ोन करके कह दूंगा। यानी बेचारा वो वहीं तक भटक करके रह जाता है। इससे भली तो बीजेपी यही काम किसी का कार्यकर्ता को करती है तो डायरेक्ट करती है, नहीं करती है तो नहीं करती है। तो इस वजह से मेरा कहना ये है कि जब तक विपक्ष भांग की गोली खा करके बैठा रहेगा, अहंकार में रहेगा कि भाई जनता तो दुखी है, अब आपको फ्री में वोट दे देगी, ऐसे वोट मिलने वाला नहीं है। वो समय चला गया जब एक भाई के पास में एक नेता पहुंच जाकर रहा तो सारे भाई मिलकर ये कह देख रहे हैं कि भाई हमारे फलाने भाई के पास में आया है फलाना नेता, हम उसी को वोट देंगे, दिवाएंगे। अब तो ऐसा है कि एक भाई के पास जो चला गया, दूसरा भाई ये कह दे कि उसी पे से ले लेना वोट, मैं नहीं लेता। और देश के अंदर जो जातिवाद फैल रहा है, चाहे मैं देखता हूँ मीडिया के अंदर नो, आप कौन है जी? भला पत्रकार का क्या मतलब है कि भाई तुम जो है एक वोटर की जाति पूछ रहे हो, और वो वोटर भी जो है ना सीना चौड़ा करके बता देता मैं ठाकुर हूँ जी, मैं ब्राह्मण हूँ जी, मैं चेची हूँ जी। अरे यूं भी तो कह सकते हो आप कि मैं भारतवासी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ। तो मीडिया वाले भी जाति पूछते हैं और उसी का गणित लगाते हैं, और वोटर भी भक्के बता देता है दौड़ लगा के एकदम अपनी मूछ सतर करके कि मैं तो चेची हूँ जी। तो ये क्या मतलब है? हम किसान बने, हम मजदूर बने, हम भारतवासी बने तो बात समझ में आती है। तो बीजेपी को हराना आसान है, लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जब तक विपक्ष भांग की गोली खाकर नशे में चूर है, अहंकार में बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि भाई अब तो देश का वोटर खिलाफ है, परेशान है भाजपा के जुमलों से और हम ऐसे ही जीत जाएंगे, तो ऐसे जीतने वाले नहीं हैं। ठीक है शौकत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। मैं आशा करता हूं आप किसानों के मुद्दे को उठाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं आपको, और हमें ऐसे पत्रकार की ज़रूरत है, हमें गोदी पत्रकार की ज़रूरत नहीं है। और मैं आशा करता हूं आपका चैनल इसी तरीक़ा से गरीब मजदूर असहाय किसानों की आवाज़ों को बुलंद यूं ही करता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चेची। इनका ये साफ कहना है कि जो तमाम सुविधा सरकार के द्वारा किसानों को दी जानी है या दी जा रही है, उसमें प्रमुख रूप से एक मांग जो किसान आरक्षण की है वो हाल ही में उठनी शुरू हुई है, और लगातार किसान संगठन इसको लेकर लामबंद हो रहे हैं, और इसको लेकर लगातार सरकार पर मांग की जा रही है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इनका ये साफ मानना है कि सरकार को एक न एक दिन किसान आरक्षण बिल लागू करना ही होगा। फिलहाल इतना ही।